A1 शॉर्ट वीडियो होने वाला है और एक वीडियोस में आपको सारी चीज़ें प्रश्न उत्तर सारांश ऑब्जेक्टिव है ना और परिचय लेखक का ये चारों चीज़ें मिलेंगी एंड चैप्टर्स वहाँ हो जाएगा। इसी तरह से बाकी सारे चैप्टर्स के मैंने डाल रखे हैं। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा या चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक। तो मैं चाहता हूं कि मैं ओरिजिनल रूप से आपकी तैयारी कराऊं। मैं बोलता हूं ना कि हर चैप्टर के बारे में जानकारी लो, मैं हर चीज़ डालता हूं, इसलिए लाइन बाय लाइन। तो पहले परिचय करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। ओ सादा नीरा, इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर थे। कौन था? जगदीश चंद्र माथुर। थोड़ा सा 8 मिनट 6 मिनट लूँगा क्योंकि आराम से करेंगे तो ही याद होगा। आप तेज़ वीडियोज़ के चक्कर में अच्छे से याद नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ओ सादा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर, और जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को और मृत्यु हो गया था 14 मई 1978 को। क्या दोनों याद हुआ तो सब्सक्राइब कर दो, नहीं हुआ तो फिर से एक बार बोल दो। 16 जुलाई 1917 को जन्म और 14 मई 1978 को मृत्यु। चलो, उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जन्मभूमि की बात करते हैं, ठीक है। जन्मभूमि यहाँ लिखा गया है, जन्मभूमि होगा कोई नहीं। खुर्जा बुलंदशहर शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश। तो इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। मजा आ जाएगा आपको मेरे भाई, ठीक है। ये शाहजहां जो है ना जिला है और उत्तर प्रदेश तुम्हारा अलग राज्य हो गया, तो ये भी याद रखना, ठीक है। बुलंदशहर जो शाहजहां के नाम से भी, शाहजहांपुर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक जिला है। खुर्जा उनका गांव था। तो इस तरह से डिटेल में पढ़ाई करनी है आपको। कर्म क्षेत्र की बात करते हैं, नाटककार एवं लेखक, यानी कि क्या काम करते थे। तो एक नाटक का काम करते थे, यानी कि नाटककार थे, नाटक किया करते थे, और लेखनी का काम करते थे, लेखक थे यह, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे तो कार्य के बारे में बात करेंगे। 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था। ये पहला हो गया 1944 में, याद रखना, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। ऑयल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार। एक मतलब ये सारे इनके काम हैं, जो जो पद पे जहाँ जहाँ काम किया है वो सारी चीज़ें याद हो गया होगा। एक बार और सुन लो। 1944 में बिहार के वैशाली महोत्सव का बीजारोपण 1944 में। ऑयल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक का काम किए थे और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के रूप में काम किए थे। अब थोड़ा सा शिक्षा के बारे में जान लेते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमए किया था अंग्रेजी में प्रयाग विश्वविद्यालय से, ठीक है। 1914 में आईएससी करा था, परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया था, फिर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चले गए थे। बिहार के शिक्षा सचिव हुए थे, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बिहार में आए थे तो शिक्षा सचिव के रूप में भी काम किया था, इस तरह से याद रखना, ठीक है। अगला है सम्मान के ऊपर बात करेंगे, पुरस्कार के बारे में क्या क्या मिला था। जिससे विद्या परिधि की उपाधि मिली थी, कालिदास अवार्ड मिला था, और बिहार राज्यसभा का एक अवार्ड होता है वो भी मिला था ना, उसका खिताब भी मिला था। बिहार सभा का मतलब राज्यसभा का, ठीक है। मुख्य कृतियां के अंदर हम लोग बात करें कि मुख्य काम कौन से हैं। मेरी बांसुरी इन्होंने लिखा है, भोर का तारा इनके द्वारा ही लिखा गया है, ओ मेरे सपने इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही। कोणार्क इन्हीं के द्वारा, बंदी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह, कटेक और गगन सवारी, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो हम लोग मेन चीज़ क्या करने वाले हैं, सारांश करने वाले हैं। तो इसी का बारे में हम लोग चर्चा करना था ना, तो कर लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति ओ सादा नीरा के जो निबंधकार हैं जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। यह निबंध उनकी पुस्तक बोलते छड़ से लिया गया है। तो इतना तो आपको याद हो गया होगा क्योंकि ऊपर इंट्रोडक्शन कराया तो वही सारी चीज़ें यहाँ बना के लिख डाली। आगे देखो, प्रस्तुत निबंध सादा नीरा गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, जिसमें बिहार के चंपारण क्षेत्र में भूमि का वर्णन किया गया है। लेखक कहते हैं कि चंपारण की भूमि अत्यंत ही पुरानी और नवीन भी है, यानी कि नई है, बहुत पुरानी है, एक नई तरह से। चंपारण की यह नदियाँ आज भले ही प्रचंड मचाती हैं, किंतु आज से लगभग 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मौर्यों के मतलब शक्यों का उद्देश्य देने जाया करते थे, तब ये नदियाँ धीरे धीरे बहा करती थी। यानी जब गौतम बुद्ध थे, इंसान को ज्ञान बांटते थे, मतलब राह दिखाते थे, तो उसी तरह से जाते थे, कहीं कहीं जाना होता था उनको। तो उस समय पानी का बहाव बहुत कम हुआ करता था। उस समय घना जंगल था और वृक्षों की जड़ें में पानी रुका रहता था। उन दिनों बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं आती थी,
बस इतना छोटा मैंने बना रखा है, 100 से 150। मैं आपसे बोल भी करता हूँ कि मैं आपको कभी भी गलत कंटेंट देकर मैं आपको भ्रमित नहीं करूँगा, ना ही आपसे मैं झूठ बोल के व्यूज़ के चक्कर में बर्बाद करूँगा। नहीं भाई, अब पढ़ाई करो। पहला सवाल है, ओ साधन शीर्षक पाठ के किस विधा के अंतर्गत आता है? ये जो ओ साधन चैप्टर है वो किस विधा के अंतर्गत आता है? तो निबंध के अंतर्गत ही आता है। जस्ट ऊपर मैंने अभी बताया, ओ साधन एक निबंध है, इतना याद रखो, ठीक है। अगला सवाल है तुम्हारा 2 नंबर का, इस पाठ के लेखक कौन है? यानी ओ साधन के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। ऊपर आपने इंट्रोडक्शन करा ना, तो इसलिए बोलता हूँ कोई भी चीज़ डिटेल में करो। मैं हूँ ना, आप मेरे को कभी भी 8 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाओगे, 9 मिनट से ज़्यादा वीडियोस। मैं चाहता हूँ आपको यार डिटेल भी दे दूँ, कम समय भी आपका लूँ, एंड आपसे मैं झूठ भी ना बोलूँ, फेक कंटेंट ना दूँ, रियल जो भी हो सब रियल हो। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? जगदीश चंद्र एक निबंधकार थे। क्या थे? निबंधकार थे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अच्छी से चीज़ें याद हो रही होंगी मेरे भाई, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। एंड अगला सवाल है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे? किस राज्य के पूछ रहा है ना? जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव के रूप में? तो 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार के शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, सी नंबर। इतना आराम से कराऊंगा ना, सब याद हो जाएगा, बस सुनो, आप भी बोलो खुद से। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया था? तो नील का। बिहार के अंदर नील की खेती करा रहे थे यार अंग्रेज लोग। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल है 6 नंबर का, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था जंगलों का कटना, पेड़ पौधे बहुत कम हो गए जिससे बहाव ज़्यादा हो गया पानी का, ठीक है। अगला है 7 नंबर का, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे चैप्टर के आधार पर बताना, तो वह एक चिकित्सक थे। सी नंबर का ऑप्शन सही है, वह एक चिकित्सक थे। एंड 8 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? निम्नलिखित में से पूछ रहा है, तो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा जो है वह है कोणार्क, ठीक ना, कोणार्क। एंड अगला सवाल है 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली है? उपाधि बोल रहा है, उपाधि याद रखना मेरे भाई। तो मिला था विद्या परिधि की उपाधि मिली थी, विद्या परिधि की उपाधि मिली थी, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। एंड अगला सवाल है 10 नंबर का, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर। बी नंबर का ऑप्शन सही है, जगदीश चंद्र माथुर। मैं हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा रखा हूँ, मतलब लाइन बाय लाइन करा रहा हूँ। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाना चुपचाप, एंड चैप्टर 1 से लेके आपको पूरा का पूरा 21 चैप्टर, यानी कि काव्य खंड का 11 गो, गद्य खंड का दोनों मिल जाएगा अच्छे तरीके से। ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने क्या है? तो यह एक नाटक है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, ओ मेरे सपने एक नाटक है, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल, ओ साधन किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, गंडक नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? बोलते क्षण, तो ये निबंध है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, निबंध, ठीक है, निबंध। एंड अगला सवाल है 14 नंबर का, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? आविर्भाव कब हुआ था गौतम बुद्ध का? तो गौतम बुद्ध का 2500 वर्ष पहले, यानी कि बहुत 100 साल पहले थे, ठीक है। और बाद में बात किया गया था इस चैप्टर के अंदर। राजा हरिश्चंद्र देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरिश्चंद्र को किसका मुकाबला करना पड़ा था बताओ? ग्यासुद्दीन तुगलक का, तुगलक नहीं तुगलक, ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक का मेरे भाई, ठीक है। नाम सुने ना आप, याद होना चाहिए आपको। निम्न में से कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? तो माथुर जी की कौन सी कृति नहीं है? रेशमी टाई। बाकी ये तीनों उनके द्वारा है, कोणार्क, मेरी बांसुरी बंदी, ये इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा था। तो रेशमी टाई नहीं है। एंड अगला सवाल है, थारन शब्द का जो, देखो थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? तो शब्द से बताना है, थारन शब्द किस शब्द से विकसित हुआ है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बताओ मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा? थारन शब्द थार से विकसित हुआ है, यानी कि थार से डीप में थोड़ा सा विकसित कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने, ठीक ना। अगला सवाल है जो कि 19 नंबर का सवाल है, गांधी जी चंपारण कब आए थे? गांधी जी चंपारण में कब आए थे, ठीक है।
तो गांधी जी चंपारण में कब आए थे मेरे भाई? डेट मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल में आए थे या 1917 में, ठीक ना, अप्रैल 1917 में। अगला 20 नंबर का सवाल है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे? चंपारण के अंदर जो धांगड़ थे वो कहाँ से आए थे? छोटा नागपुर से, छोटा नागपुर से आए थे। एंड अगला सवाल है 21 नंबर का, तिनकठिया प्रथा का संबंध है, तिनकठिया प्रथा का संबंध कहाँ से है, किससे है बताओ? तिनकठिया शब्द मतलब नील की खेती होती थी, ठीक है ना, तो नील से है, जो कि बिहार में अंग्रेज लोग कराते थे। एंड अगला सवाल है 22 नंबर का, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ये तो बहुत आसान सवाल था। एंड अगला है, कौन सी कृति माथुर जी की है? चारों ऑप्शन तुम्हें दिख रहे होंगे, कौन सी कृति माथुर जी की है? चारों ऑप्शन तुम लोगों ने देख लिया, भोर का तारा, ठीक है, बाकी ये तीनों नहीं है। भोर का तारा उनके द्वारा लिखा गया था। अगला है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? ऑप्शन देख लो, आम्रवन सौंपा था। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। जिसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना ही नहीं है, डायरेक्ट याद कर लेना है, वैसे वैसे क्वेश्चंस को तो यार याद ही करना बनता है ना। ओ सादा नीरा बिहार के किस क्षेत्र के संस्कृति पर लिखी गई है? ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, कर लेना, चंपारण, ठीक है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार भी आई है, ठीक ना। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 26 नंबर का, बाजार कहाँ बन रहा था? बाजार कहाँ बन रहा था? ये तीनों तो नहीं होगा भाई, ठीक है। बाजार कहाँ बन रहा था मेरे भाई? बहुत बढ़िया, भौसा लोटन में, ठीक ना, भौसा लोटन। 27 नंबर का सवाल है कि माथुर जी को भितिहारवा पहुंचने पर कौन मिला था? तो माथुर जी को भितिहारवा पहुंचने पर पुंडलिक जी मिले थे। सी नंबर का ऑप्शन सही है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? ये जो पंडई नदी थी वो कहाँ तक जाती है? रामनगर तक जाती है, नहीं, बिल्कुल गलत है, भिखना थोरी तक जाती है, भिखना थोरी। ए नंबर का ऑप्शन सही है, भिखना थोरी। तो लास्ट तक एक मैंने आपको कंफ्यूज करा कि आप लोग क्या करते हो, तो भिखना थोरी। सब्सक्राइब करना, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगता होगा कंटेंट एंड मज़ा आता होगा, आपको याद हो जाएगी यार, ठीक ना। पहला सवाल है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है? तो जो बाढ़ आ रही थी ना, उसका कारण आपको बताना है। प्रचंड रूप से बाढ़ आ रही थी, बहुत तेज बाढ़ आ रही थी, तो उसका कारण बताना है, ठीक है। चंपारण के क्षेत्र में पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था, जो कि पानी को रोकता था। धीरे धीरे जंगल की कटाई होने के बाद वो महावना समतल हो गया, यानी कि जो जंगल था ना वो समतल हो गया, यानी कि खत्म होने लगा धीरे धीरे और बराबर हो गया। बाढ़ के पानी के बहाव में कोई रुकावट नहीं होता था और वह बाढ़ प्रचंड रूप में आने लगा, क्योंकि जब पानी आने लगा तो पेड़ पौधा थे नहीं कि जड़ों से अपना रोकता, तो इसलिए वो जो बाढ़ था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक। अगला सवाल है 2 नंबर का, इतिहास का कमियाई प्रक्रिया का क्या आशय है, आपको बताना है ना, मतलब कमिया प्रक्रिया का आशय बताना है, ठीक ना, ध्यान से सुनना। लेखक के अनुसार नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए प्रथम राजा नैन्य चलुप्त निपृति विक्रमादित्य के सेनापति यहीं बस गए। नान्य सेन ने यहाँ कर्नाटक वंश का नींव डाला। अंग्रेज ठेकेदारों, पश्चिमी भारत के जमींदार, पूर्वी बंगाल, दक्षिणी बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को मुसलमान आक्रमणकारी ग्यासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। उसी समय वहाँ के जंगल की भी क्षति हुई थी। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा वेरी शॉर्ट में, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जैसे जैसे चीज़ें करा रहा हूँ ना लाइन बाय लाइन, वैसे वैसे सारी चीज़ें आप करो यार, यहाँ से जुड़ो, ठीक ना। धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? ओरावा भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिणी बिहार के छोटे नागपुर पठार के आदिवासियों में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ ला गए थे। यानी ओरावा भाषा में कहेंगे तो धांगड़ शब्द का मतलब होता है एक मजदूर, जो कि दक्षिणी बिहार के छोटे नागपुर पठार से इन लोगों को ले आया गया था 18वीं शताब्दी में, ठीक ना, यानी कि काम कराने के लिए। एंड अगला सवाल है 4 नंबर का, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो थारियों की कला, कला यानी कि जिसे आर्ट ऑफ होता है ना, मतलब कुछ भी कला होता है इंसान में, तो उस चीज़ के बारे में बताना है। थारुओं के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उनकी कला सराहने योग्य है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सींग की टोकरी यानी पात्र बनाते थे, है ना, यानी कि सींग की टोकरी बनाते थे। टोकरी आपके घर में यूज होता होगा, सीक वाला, वो बनाते थे। उनके पास वो कला था एक अलग लेवल का बनाने वाला। झोपड़ी में प्रकाश के लिए दीपक थे
उनमें भी कला नजर आती थी। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते थे, उनमें भी उनकी बहुत ही सुंदर कला दिखती थी। इस सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नववधु का अनोखा कर्तव्य। उन लोगों में सबसे अनोखा क्या था? नववधु का जो कर्तव्य था ना, अनोखा कर्तव्य। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर को खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। देखना, यहाँ ध्यान से सुनना। एक ऐसी स्त्री लोगों के पास कला होती थी कि हर दोपहर को अपने शौहर के लिए, पति के लिए खाना लेकर जाती थी। वधु यह काम जब पहली बार करती है तो, यानी कि जब पहली बार वो काम करती है तो माथे पर ऊपर पीढ़ा पर रखे सीख से बने टोकरी में खाना लेकर जाती है। यानी पहले सर पे एक पीढ़ा रखती है, फिर पीढ़े पर सीख का टोकरी रखती है और उसे दोनों हाथों से संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। यानी बेचारी एकदम आराम आराम से चल के खेतों में जाती है। यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ये जो दृश्य है ना, देखने लायक होता है भाई, है ना। अगला सवाल है 5 नंबर का। अंग्रेज निहले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? जो अंग्रेज निहले थे वो किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? अंग्रेज ठेकेदार ने 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया। उस समय नील की बहुत मांग थी क्योंकि नील से ही रंग बनाया जाता था। नील की खेती के लिए किसानों पर अंग्रेज ने बहुत अत्याचार किए। वे किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों को ऐसा कहा गया था कि हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। अगर मान लो आपके घर में 20 कट्ठा खेत है, यानी 1 बीघा कहा जाता है, 1 बीघा खेत है तो इसमें 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी होगी। किसानों के घर में शादी विवाह या कोई खुशी का माहौल होता तो साहब यहाँ नजराना भेजना पड़ता, अंग्रेज के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था। ठीक है, सोचो किस लेवल का भाई गुलामी था पहले, किस तरह से अंग्रेज कब्जा करके बैठे थे। साहब बीमार पड़ते थे तो उनके इलाज के लिए भी पैसे किसानों से वसूले जाते थे। ये सब अत्याचार किया करते थे अंग्रेज किसानों पर। अंग्रेज लोग इतना ज़्यादा अत्याचार करते थे किसान पर। खेती भी करवाना हो गया, बीमार पड़ते थे पैसा ठगना हो गया, नजराना शादी ब्याह हो तो पहुँचाओ, ये सारी चीज़ें भाई थी। ठीक ना। अगला, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने क्यों दिलचस्पी नहीं ली थी? तो गंगा पर पुल बनाने के लिए अंग्रेज ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्यों? अंग्रेज के खिलाफ दक्षिण बिहार के क्रांतिकारी विचार फैल गए थे। अंग्रेज के साथ वह बगावत की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगर एक क्रांतिकारी विचार एवं बगावत सभी जगह पर फैल जाता तो अंग्रेज को बहुत भारी नुकसान हो जाता। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि ये क्रांतिकारी विचार अन्य जगहों पर फैले, इसलिए वे गंगा पर पुल बनाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, क्योंकि आदमी इधर उधर जाने लगता, पुल बन जाता तो बातें फैलने लगती थी, इसीलिए। अगला सवाल है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया था? गांधी के विचार से आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र उपाय है शिक्षा। यानी गांधी जी कहते हैं कि अगर इन सब से लड़ना है तो हमारे पास शिक्षा होना चाहिए। गांधी जी ने चंपारण में शिक्षा के लिए वहाँ के 3 गांव चुने थे। कौन कौन? बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। इन तीनों जगह पे आश्रम विद्यालय की स्थापना कर दी। उन विद्यालयों की जिम्मेदारी गुजरात, महाराष्ट्र से आए कार्यकर्ताओं को दे दिया गया। यानी गुजरात से, महाराष्ट्र से जो लोग आए थे तो उन लोगों को सौंप दिया गया कि इसे चलाइए आप लोग। विदेश से शिक्षा प्राप्त शिक्षक वहाँ रखे गए, यानी जो विदेश से पढ़ के आए थे उन सब को वहाँ रखा गया था पढ़ाने के लिए, ताकि सुचालन अच्छे से हो, यानी कि वो लोग अच्छे से शिक्षा दे पाएँ इधर के लोगों को, हमारे भारत के लोगों को। ठीक ना। गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? गांधी जी शिक्षा का मुख्य मकसद था कि बच्चों में संस्कार एवं उत्तम तरीका हो, तो अक्षरदान, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति एक साधन मात्र है। यानी इंसान में अक्षर दान करना हो, अक्षर का ज्ञान हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो वो छोटे बच्चों के चरित्र और वृद्धि का विकास करने के बजाय उन्हें बौना बना देती है। ये कहते हैं कि अगर इंसान में शिक्षा ना रहेगा तो बुद्धि का विकास नहीं होगा, इंसान बौना रहेगा मन से भी, यानी कि बड़ा सोच नहीं पाएगा उस तरह से। गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे जीविका के लिए नए नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए अगौगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। गांधी जी यह विचार था कि जो स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में करेंगे। तो ये बातें गांधी जी के थे कि अगर शिक्षा रहेगा तो ये सारा इस्तेमाल वो लोग करेंगे, शिक्षा का इस्तेमाल हर जगह करेंगे, खेती करने में भी करेंगे, है ना, डिसीजन लेने में भी करेंगे। तो उस तरह से। पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। गांधी के आदर्शों को सच्चे दिल से मानने वाले बड़े ही निर्भय पुरुष थे।
यानी कि उनमें डर उर नहीं था, एकदम मस्ती से माना करते थे, एकदम जीत के साथ। जिन्हें गांधी जी ने 1917 में बेलगांव से भित्यारवा बुलाया था, बेलगांव से भित्यारवा बुलाया था पुंडलिक जी को। गांधी जी ने इसलिए बुलाया था ताकि वो आश्रम में रहकर बच्चों को शिक्षा दे, साथ ही साथ ग्रामीण वासियों के दिल में अंग्रेजों के प्रति भय को दूर करे। यानी गांव में जो भी लोग थे, अंग्रेज के प्रति जो भी डर था लोगों के मन में, वो सब डर को वो निकाल दे। गांधी जी के चंपारण आंदोलन में किन 2 सिखों का उल्लेख लेखन ने किया है? तो 2 को आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई। देखो सब्सक्राइब करो, यहाँ पर मैं साफा बोलता हूँ ना कि मैं आपको बुर्बक नहीं बनाने वाला, ये रियल चैनल है, रियल कंटेंट मिलेगा। लेखक ने, अरे यार क्वेश्चंस पहले देख लो ना, 10 नंबर का सवाल है। गांधी जी ने चंपारण के आंदोलन के किन 2 सिखों का उल्लेख लेखन ने किया है? तो अच्छे से इसका आंसर देख लो, ठीक है। गांधी जी चंपारण आंदोलन के 2 मुख्य सीख हैं, निर्भीकता और ईमानदारी। ये 2 सीख उन्होंने दी थी। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने वो शिक्षा पूरे गांव वालों को दी। गांधी में सबसे बड़ी विशेषता ईमानदारी थी। गांधी जी में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ईमानदारी। यह थी कि वह सत्यता को तोलता, अर्थात वह आंदोलन के समय किस भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले इसे अच्छे तरीके से अपने अनुसार जांच पड़ताल करते थे। यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके पास आया, कोई भी सूचना आया, कोई भी खबर आया तो पहले जांच पड़ताल करते थे, उसके बाद कुछ लिखते थे या बोलते थे। सोचो, आपको कुछ चीज़ पता चलता है, आप लोग तुरंत एक्शन ले लेते हो, कमेंट करने लगते हो, ऐसा नहीं करना है भाई, देख लो, सोच समझ के करना है। अर्थ स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन है। वसुंधरा भोगी मानो और धर्म मानो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यानी कि जो धर्म को मानता है, जो भोगी मानो है। तो इसका आंसर ध्यान से सुनना। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ साधंद्रिया से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि पृथ्वी पर सुख भोगने वाला मानव और धर्म का अंधे की तरह अनुसरण करने वाला भाव रखने वाला मानव जिस प्रकार विशाल जंगल को काट दिया, उसी प्रकार मूर्तियों को भी नष्ट कर दिया, साथ ही साथ कई धर्म स्थलों को तोड़ा, अर्थात मानव को जिससे सुख मिलता है वह उसी का नष्ट कर देता है। ये कह रहे हैं कि इंसान को जिस चीज़ से प्लेजर मिलता है, संतुष्टि मिलती है, उसी को वो नष्ट कर देता है ना इंसान। देख लो यार, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। अतः वसुंधरा भोगी मानव और धर्म द मानव एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए वो बताते हैं कि वो एक ही पहलू के 2 हैं। एंड अगला ख नंबर का सवाल है, कैसी है यह चंपारण की भूमि? मानव विस्तृमिति अपनी बड़ी से बड़ी निधियों का सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है। तो आंसर सुन लो ध्यान से। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ साधंद्रिया से लिया गया है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से चंपारण की भूमि का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि महान है। प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित निबंध ओ साधंद्रिया से लिया गया है। यहाँ अनेक बाहरी आए हैं और कई आक्रमणकारी भी आए हैं। उन्होंने या तो इस पावन भूमि को क्षति पहुंचाया है या आकर बस गए। इंसान 2 तरह से आए हैं भारत में, कोई क्षति पहुंचाने के लिए आया, कोई बसने के लिए आया। किंतु धन्य है इस भूमि की सहनशीलता एवं उदारता, जो इतने अत्याचार होते हुए भी सबको भुला दिया और क्षमा कर दिया। हमारे धरती में ऐसी भाई एक शक्ति है, ठीक है। तो 13 नंबर का सवाल है, देख लो। लेखक ने पाठ में विभिन्न लोगों के विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने का जिक्र किया है। कहाँ कहाँ से और किस लिए वहाँ आकर बसे हैं लोग? ध्यान से सुन लो क्वेश्चन का आंसर। लेखक ने बताया है कि विजय यात्रा पर आए ज्ञानदेव, चालुक्य, निपृति, विक्रमादित्य के सेनापति चंपारण की भूमि पर आए और यहीं बस गए। यानी कि लोग आए तो थे लेकिन यहीं बस गए। ज्ञानदेव यहाँ कर्नाट वंश स्थापित किए। अंग्रेज ठेकेदार, पश्चिमी भारत के जमींदार, पूर्व बंगाल, दक्षिणी बिहार के विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ आकर बस गए। अंग्रेजों का मकसद नील की खेती से मुनाफा कमाना और एक किसानों से खेती जबरदस्ती करवाते थे। खेती करने के लिए धांगड़ और थारुओं को भी बुलाया गया था। सोच लो, खेती करने के लिए धांगड़ को भी और थारुओं को भी, यानी कि जो मजदूर थे भाड़े के, उन सबको बुलाया गया था। तुम्हारा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। मैं बोलता हूँ ना, सारी चीज़ें डिटेल में देता हूँ। द बेस्ट चैनल तुम्हारे लिए हो सकता है, तो इसलिए बोलता हूँ कि आप से जुड़ो, सब्सक्राइब करो, सब चीज़ लाइन बाय लाइन मिलेगी।